जैसा मैंने कहा कि पैनल से मिलवाऊंगी सवाल के बाद, पैनल से मिलवाती हूँ। मिलिए आप। सुखबीर तंवर साहब है प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ये भी स्टूडियो में मौजूद है। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ी देर में आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। फोन पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी बहुत स्वागत है। योगेश ढींगरा है प्रवक्ता कांग्रेस, ये भी फोन के जरिए जुड़े हैं। ढींगरा साहब बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। क्यों ना शुरुआत सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे ही कर ली जाए। क्या सरकार ये मानती है कि कोरोना और महंगाई का डबल अटैक झेल रही है जनता? तो हम सब जानते ही हैं कि सारा विश्व इस कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन संतोष के लिए बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले इस कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन की तैयारी और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ये भारत के अंदर ही हो रहा है। सर ये बोलना बंद कर दीजिए। सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन को बहुत लंबे और बहुत व्यापक तौर पर कर रही है। उससे जो प्रकृति की मार है वो तो है ही, लेकिन सरकार आदमी के साथ खड़ी दिखाई देती है। हर जगह वैक्सीनेशन का प्रयोग चल रहा है। और महंगाई के जिस प्रकार का वो इन दिनों में जब रमजान का महीना होता है और नवरात्रे होते हैं तो इतनी महंगाई स्वाभाविक रूप से हर साल ही देखी जाती है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति है कि जिसको नियंत्रण से बाहर की बात हो, काबू से बाहर की बात हो, ऐसा नहीं। आम जनजीवन में सामान्य इन दिनों में जैसा होता है वो इस बार भी है। विशेष यह है कि कोरोना महामारी की चपेट के अंदर आई जनता को उभारने के लिए सरकार का दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो है वो भारत सरकार चला रही है और इससे ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। जो आपने कहा पहला स्टेटमेंट, जो आपने फ्लो में कहा कि सबसे पहला वैक्सीनेशन, तो सर सबसे पहला वैक्सीनेशन अमेरिका और यूएस में, यूके में स्टार्ट हुआ। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से पहले फाइजर की वैक्सीन आई जो पूरे विश्व में इमरजेंसी यूसेज के लिए अप्रूव हुई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारत की वैक्सीन नहीं है। अप्रूवल से पहले भारत सरकार के पास 330 करोड़ की वैक्सीन की सप्लाई थी जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के रखी हुई थी अप्रूवल से पहले। दूसरी बात आप कहते हैं कि हाँ सबसे बड़ा विश्व में, क्योंकि विश्व में नंबर 2 की जनसंख्या जो है 135 करोड़ लोगों की, वो हमारे ही देश में है। इसलिए स्वाभाविक रूप है कि आपका जो टीकाकरण प्रोग्राम होगा वो देश में, विश्व में सबसे बड़ा होगा। ये बात मानने की बात है। अब आप जब बात करते हैं कि हमारे को कितनी स्पीड से चाहिए थी, देखिए आप गुमराह करते हैं लोगों को ये कह कि सबसे बड़ा टीकाकरण, सबसे बड़ा टीकाकरण। आपको चाहिए था 1 करोड़ लोगों को रोज टीका लगाना। अमेरिका में आज तक 45% जनसंख्या को एक टीका की डोज लग चुकी है। हमारे देश में वो 9% है। दो टीके की डोज कितनों को लगी है? 1% लोगों को लगी है, 1%। और आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी में आपको समझा दूं, 60 to 70% लोगों में अगर इंफेक्शन हो जाता है या वैक्सीनेशन हो जाता है तो चेन रुक जाती है। 16 जनवरी को आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया। जो फाइजर की वैक्सीन जो 90% सबसे ज्यादा काबिलियत वाली थी उसको अप्रूवल ना दिया, आपने 60 to 70% अप्रूवल वाली वैक्सीन को दिया। उसके बाद भी आपने कहा मई तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। आपके पास आज अप्रैल में 15 अप्रैल तक सिर्फ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। तो आप बार बार जब लोगों को यह बोलते हैं कि हमने टीकाकरण किया, टीकाकरण किया, टीकाकरण किया, अरे सर टीकाकरण अमेरिका में देखिए किस तेजी से चल रहा है। वो भी जब व्यवस्था -80 डिग्री की थी, आपके पास वो टीका है जो 4 डिग्री पे सुरक्षित रहता है। उसके बाद भी आप 27 लाख लोगों से ज्यादा नहीं कर रहे। तीसरी प्रॉब्लम आपकी बताते हैं, जब आपको चरणबद्ध तरीके की जगह आपको सबको टीकाकरण करना चाहिए था। फरवरी में संकेत थे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकते हैं, तब भी आप वैक्सीनेशन में नहीं आपने अप्लाई किया, तब भी आप धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से करते रहे। और आज आप देखिए हालत क्या है। आज गुरुग्राम में 1100 केसेस आए हैं। पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा केसेस है, 1100 लोगों की मौत हो गई है। आप ये बात कह रहे हैं, आप उस पब्लिक को बार बार विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, सबसे बड़ा टीकाकरण की बात करते हैं। कहां है टीका सर? टीका आपके पास है नहीं। आपके पास अगर 18 साल से ऊपर के लोगों को, 60 करोड़ लोगों को टीका लगवाना है 1 महीने के अंदर में, आपके पास वो व्यवस्था नहीं है और टीका नहीं है। तो आप सत्य बोलिए कि हां हमारे साथ परेशानियां हैं।
ये हम जो बार बार बोलते हैं कि हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है, आप मेरे पास मेरा फोन लीजिए और आप देश में गुरुग्राम में आके हालत देखिए, बेड्स की हालत क्या है और क्या मारामारी है। आप कहते हैं हमने सारे बेड कोविड के बढ़ा दीजिए, तो आप ये बताइए, आप मेदांता, फोर्टिस, आर्टेमिस जैसे अस्पतालों में जिसमें कैंसर के लोगों का इलाज होता है, वो कहां इलाज कराएंगे? आज कैंसर का मरीज सुबह से इंतजार कर रहा है, 70 साल का आदमी, उसको बेड नहीं मिला, सारे बेड क्योंकि कोविड में चले गए। तो आप जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश तो करिए। पहले ही आप बोल देते हैं कि सब सही है। अरे सब सही नहीं है, आप सब सही नहीं कर सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को, पर अब ये तो मत बोलिए कि सब सही है। जब इटली जैसी अर्थव्यवस्था, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था चरमरा गई इस कोविड के सामने, तो आपकी भी परेशानियां हैं, हम परेशानियां समझते हैं। आप सरकार में हैं, आप भगवान नहीं है, पब्लिक भी ये बात समझती है। ऑनेस्टली बोलिए। शास्त्री जी जवाब देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेशन में आए हुए हैं, ये सब कुछ मानते हुए भी आपकी भाषा पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सर भाषा में मुझे तो कोई नहीं सर, मैडम नहीं आप भाषा में क्यों जा रहे हैं सर? फैक्ट्स गिना रहे हैं, वो फैक्ट्स का जवाब दीजिए। मैं सुन रही हूँ, फैक्ट्स का जवाब दीजिए। भाषा हमारी आदत नहीं थी उनकी। आप चुप होंगे तो मैं बोलना शुरू। बिल्कुल बोलिए, फैक्ट्स पे जवाब। 137 करोड़ की जनता के बीच हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश सुन लीजिए। आप इस देश की जनता को भड़काने के लिए टीवी पर बैठे हो या इस देश की जनता को आश्वासन देने के लिए टीवी पर बैठे हो? सर फैक्ट्स का जवाब नहीं है ये फैक्ट्स का जवाब नहीं है। ये वो जो फैक्ट्स गिना रहे हैं उसका जवाब नहीं है। एक डॉक्टर क्यों भड़काएगा लोगों को सर? वो आपकी मजबूरी समझ रहे, वो कह रहे हैं कि आपकी परेशानियां समझ में आ रही हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए उन चीजों को। वो आपके प्रयासों को नहीं झुठला रहे। आप इस प्रकार जोर से बोलकर देश के अंदर अफरा पैदा करना चाहते हैं? कौन क्या देश की सरकार को डगमगाना चाहते हैं? क्या छीटाकशी से सवाल का जवाब देने से आप बच जाएंगे, ये सोच रहे हैं क्या? शास्त्री जी, इस तरह की छीटाकशी से, आरोपों की छीटाकशी से आप जवाब देने से बच जाएंगे। सत्यव्रत शास्त्री, ये कोई फैक्ट्स का जवाब नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट किससे जवाब मांगे आप बताइए? ये आरोपों की छीटाकशी कर रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज अनामिका जी जवाब दीजिए। अनामिका जी बोलने देंगे कि आप नहीं छीटाकशी अब आप शांति का दान दें। शास्त्री जी आप शांति का दान दें। ठीक है, रुक जाइए। हाँ तंवर साहब, देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से शास्त्री जी ने जो डॉक्टर साहब के जो फैक्ट बताए और उनको एक तरह से नकार दिया, ये इनकी हताशा का परिणाम है। देखिए आज जिस प्रकार से महंगाई, ये जो जिन चीजों को बहुत हास्यास्पद तरीके से लेने के प्रयास कर रहे हैं, आज विगत के 8 वर्षों में जो इन्हीं के आंकड़े हैं, इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं, आज महंगाई की दर उच्चतम स्तर पे है। जिसको ये कह रहे हैं कि इस दौरान रमजान में और नवरात्रों में बढ़ जाती है। अरे भैया कुछ शर्म कर लो। इस देश प्रदेश ये देख रहा है, विगत 8 वर्षों के आंकड़े हैं, कोई मेरे नहीं है, कोई आपके नहीं है। इन चीजों पे इस देश और प्रदेश को बरगलाना बंद करो। और जिस प्रकार से डॉक्टर भार्गव ने जो बात करी, आखिर एक भी ऐसा बिंदु आप बता दें कि जिसमें एक भी फैक्ट गलत हो। एक भी अगर फैक्ट गलत बता दें, हताश तो आप हैं। आपने शुरुआत कहां से करी कि डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट माननीय बंधु आप हैं, फ्रस्ट्रेशन आपकी दिखती है। और मैं उन्हीं बातों को रिपीट करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। 135 करोड़ आप बता रहे हैं, उससे ज्यादा ही इस देश की जनसंख्या। आखिर आपके अनुसार जो सबसे बड़ा टीकाकरण है वो कब तक हो जाएगा? निसंदेह इन बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। और जिस प्रकार से कुंभ पूरा का पूरा हॉटस्पॉट बन गया है, पश्चिम बंगाल आप लोगों की एक कर्मण्यता की वजह से हॉटस्पॉट बन गया है, इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस देश और प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है और आप सवालों के प्रति जवाब दें। आप जिस तरीके से सवालों को हास्यास्पद तरीके से उलझाने का और बरगलाने का प्रयास करते हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसा ना करें। केवल ढींगरा साहब बोलिए। जी, योगेश कुमार ढींगरा नाम है मेरा। योगेश जी बोलिए सर, बोलिए। दुरुस्त कर लीजिए। बड़ी माफी चाहूंगी सर, बोलिए। नहीं, जिस तरह से अभी कहा वैक्सीनेशन के बड़े बड़े दावे किए, महंगाई का बहाना रमजान का बता दिया। असल में बात ये है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती, समस्या को समस्या समझना ही नहीं चाहती। जब इस समस्या को समस्या समझेगी, सच का सामना करेगी, तभी इसका समाधान निकाल पाएगी।
राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात भी नहीं सुनना चाहते, उनको कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोरोना काल में जिस तरह से जनता पे असर हुआ, आज जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं है उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज हॉस्पिटल्स के बेड नहीं है, कोरोना की दवाई नहीं है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। पिछले 1 साल में सरकार ने अपने ये तजुर्बे से क्या सीखा? एक भी नया हॉस्पिटल बनाया? आज आम जन को भी हॉस्पिटल में बेड के लिए सिफारिश करनी पड़ती है, ब्लैक में मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये हालत है, ये तैयारी है सरकार की, और उसके बावजूद दावा करती है वैक्सीनेशन का। अरे वैक्सीनेशन आपने की, बिल्कुल की, उसमें भी आपदा में उत्सव की बात करते हैं, टीकाकरण करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 60 से 70% वैक्सीनेशन जरूरी है, वो कब तक हो पाएगी? उसके बावजूद भी 45 साल से ऊपर के लिए है सिर्फ वैक्सीनेशन। और जो कोरोना का दूसरा ये कहर भयावह है, वो युवाओं पे कितना असर डाल रहा है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, करने को कुछ नहीं, समस्याओं से मुंह मोड़ते हैं, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है, मेडिकल एक्सपर्ट्स को नहीं मानते। ये इस सरकार का जनता को देना है, और जनता इस सरकार से दुखी आ चुकी है। आपने देखा होगा आज सोनी हरियाणा से प्रवासी मजदूर विवश होकर वापिस अपने अपने प्रदेश में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि इस सरकार से उनका भरोसा उठ चुका है। महंगाई की बात जैसे बताया अभी, पिछले 6 साल 7 साल में आप देख लीजिए महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आपने जनवरी का आंकड़ा दिया, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, 3 महीने का, उसको तो इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और बात की थी रमजान की, जो 2 दिन पहले शुरू हुआ। ये सरकार, इस सरकार के नुमाइंदे समस्या को समस्या नहीं समझते, सच का सामना नहीं करते, उसका दुष्परिणाम पूरा देश, पूरा हरियाणा सामना कर रहा है, और जनता दुखी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। आकाश जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? इस वक्त एक तो पेंडेमिक ने लोगों को परेशान किया है, ऊपर से महंगाई की बहुत तेज मार पड़ रही है। सर, कब तक चलेगा ये? बिल्कुल आपने सही कहा, महंगाई 8 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। हाँ। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें फ्यूल प्राइसेस बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल्स है, 8 ईयर हाई पे है। तो आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ का समय है। एक तरफ तो उसकी इनकम कम हुई है। देखिए, पेंडेमिक के कारण पीपल्स इनकम्स हैव ड्रॉप टू अ न्यू लो। दूसरा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, यानी जो व्यक्ति की कमाई कम है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक चीज बता दूं, इसके लिए स्क्वेयरली सरकार को जिम्मेवार ठहराना मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। सरकार ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कई तरह के मेजर्स लास्ट ईयर कई किए हैं, स्टिमुलस अनाउंस किए गए, सॉप्स अनाउंस किए गए, बट कोरोना का जो है इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे इतना ज्यादा है कि आज की तारीख में, लास्ट ईयर जो अभी खत्म हुआ 31 मार्च को, जीडीपी ग्रोथ -8% के करीब एक्सपेक्ट की जा रही है। जीडीपी ग्रोथ को आप आम आदमी की इनकम से डायरेक्टली रिलेट कर सकती हैं। तो जो कोरोना का इम्पैक्ट है उसने आम आदमी को तकलीफ दी हुई है। हाँ, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, कुछ इनोवेटिव आइडियाज जो है अपनाने होंगे, ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। देखिए, आज आपके सामने है मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, 3 जो मेजर सिटीज हैं जहां से इंडिया की इकोनॉमी चलती है। चाहे हरियाणा के टाउन हो, चाहे मंडियां हो, सब या बाकी देश के हिस्से हो, सब इन सिटीज से कनेक्टेड है इकोनॉमी कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीनों सिटीज में या तो पार्शियल लॉकडाउन है, या इसमें जो है नाइट कर्फ्यूज हैं, क्लोजर्स हैं, तो उसकी वजह से पूरे इंडिया की इकोनॉमी डाउन गई है। तो ऐसे में आई थिंक कहीं ना कहीं आम आदमी बहुत तकलीफ में है। और मिडिल क्लास की बात करें तो पिछले साल का लॉकडाउन वो झेल गया, वो इसलिए झेल गया क्योंकि उसके पास पुरानी सेविंग्स थी, पुराने रिजर्व थे। अब वो उसके रिजर्व भी जो है डिप्लीट हो गए हैं। तो आज की तारीख में उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन है सर। तो उस सिचुएशन को एड्रेस करना, उससे निकलना बहुत जरूरी है। सरकार को इस समय क्या करना चाहिए? हाँ। सरकार को इस समय डोमेस्टिक और ग्लोबल बोरोइंग बढ़ानी चाहिए। डोमेस्टिक बोरोइंग और हमारे एनआरआई भाइयों से मसाला बॉन्ड्स के थ्रू एनआरआई भाइयों से जो है ग्लोबल मनी बोरो करना चाहिए। बोरो करके जो है आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए, स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, ताकि आम आदमी को, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मजदूर भाई
आकाश जिंदल जी, हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, जो कह रहे हैं कि रमजान और नवरात्रे हैं तो हर बार की तरह ये स्वाभाविक महंगाई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो महंगाई है, मैं अपने मित्र को बता दूं, इसमें मेन चीज जो है पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है। WPI के अंदर जो इजाफा हुआ है उसमें पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, और जनवरी से हम इस बात को कह रहे हैं। लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप सेंट्रल एक्साइज कम करें। स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी। स्टेट गवर्नमेंट तो सब जगह बीजेपी की नहीं है, कई जगह कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी हैं, कि आप स्टेट का वैट कम कीजिए। शास्त्री जी, ना तो बीजेपी ने हमारी सुनी, ना ही रीजनल पार्टीज ने या कांग्रेस ने, जो अलग अलग स्टेट्स में है बीजेपी के साथ, जो है उन्होंने सुनी। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल हाई प्राइसेस, डीजल के कारण जितने ईटेबल्स हैं, जितने कंज्यूमेबल्स हैं, जितना खाने पीने का सामान है, वो डीजल पे ट्रेवल करता है। तो त्योहारों से इसको क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? त्योहारों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन त्योहारों से इसको कनेक्ट करना मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। मैं बीजेपी की इज्जत करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी साहब को आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीजेपी के अपने मित्र से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गलत एनालिसिस ना दे। आज WPI के अंदर मेजर जो रीजन है बढ़ने के, वो फ्यूल प्राइसेस हैं, उसके अलावा मेटल प्राइसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज हम सबको पता है GDP ग्रोथ -8% गई हुई है, WPI इतनी है। तो बीजेपी के मित्र को यह भी देखना चाहिए, CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन तो और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। तो आज की तारीख में आम आदमी तकलीफ में है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, आज हमें, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से या मेरे जैसा न्यूट्रल आदमी है, हमें सरकार को क्रिटिसाइज ना करके, नहीं क्रिटिसाइज किसी को नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम सभी मिलकर एक हल ढूंढना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक उम्मीद, इस पैनल से जब हम उठेंगे 1 घंटे के डिबेट के बाद, एक उम्मीद के साथ कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि अच्छे दिन भी आएंगे और हम महंगाई कोरोना दोनों से पार पा जाएंगे। हम इसके लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे सर, कभी से ये मकसद रहा ही नहीं है। डॉक्टर भार्गव कुछ ऐड कर रहे हैं। शास्त्री जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सबका जवाब लेने के लिए। आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, जब आप बात करते हैं कि लॉकडाउन पहला वाला तो झेल गए क्योंकि उनके पास सेविंग थी, आपको ये भी समझना आवश्यक है जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं। एक सिंपल अरिथमेटिक देखिए, अगर आपके 2 लाख केसेस आते हैं, उसमें से 4% को आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और 0.1% की मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए एवरेज बिल कितना आएगा। जब आप कहते हैं हमारे प्यारे मजदूर बंधु, हमारे छोटे MSME के बंधु, क्या वो कोरोना उसे छोड़ देगा क्योंकि वो गरीब है या मजदूर है? नहीं छोड़ेगा। अस्पतालों में बेड नहीं है। आपको पता है एक एवरेज अस्पताल में जाके, भले वो LNJP हो, उसमें शायद 25,000 30,000 रुपए लग जाते होंगे, पर जो अगर आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज लेते हो तो आपको मिनिमम बिल कितना आता है एक बंदे पे? 1 से 1.5 लाख रुपए। अगर हम गुरुग्राम में ही मान लें 1000 बेड कोविड के हैं और 1.5 लाख रुपए का इनकम उसको अपनी देनी पड़ रही है, जो 50,000 रुपए कमाता है महीने का, उसका क्या होगा? तो जब अर्थशास्त्री बात करते हैं, वो WPI की बात करते हैं, CPI की बात करते हैं, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कोरोना जो है, जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अस्पतालों में और हेल्थ केयर पे, उसका भुगतान कौन करेगा? तो जब आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्री कहते हैं लॉकडाउन मत करो, लॉकडाउन मत करो, हमारे गरीब मजदूर परेशान होंगे। अरे गरीब मजदूर को तो अभी भी कोई नहीं बुला रहा। आप 3 तरीके से देखिए इसको। जो कारपेंटर है या जो घर की पुताई करते हैं, क्या आप अपने घर में बुला रहे हैं क्या? तो नहीं बुला रहे, काम नहीं चल रहा। जो फैक्ट्रीज हैं, क्या वो चल रही हैं क्या इस समय? वो आधे काम पे आ गई क्योंकि उनके लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, ऑफिसेज बंद होते जा रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं कि इकोनॉमी में हमारे पास पीछे योजनाएं नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए कैसे झेलेंगे? अरे अभी भी नहीं झेल पा रहे। ये जो लोग पलायन हो रहे हैं, आप देखिए तो सही है, वापस अपने अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी। जब बात करते हैं तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि कोविड एक बहुत बड़ी मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन शास्त्री जी से जवाब, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, शास्त्री जी से जवाब। देखिए, अभी अर्थशास्त्री और चिकित्सा शास्त्री जी दोनों के वक्तव्य हमारे सामने आए। जिस वास्तविकता को हाँ करना चाहिए और किस ढंग से करना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब तो ऑल इन ऑल हैं, वो चिकित्सा की बात नहीं करते, हॉस्पिटल की बात नहीं करते, वो मजदूरों की भी बात करते हैं, वो नेताओं के बोलने के पर भी ऐतराज करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक विषय के ऊपर लेकर अपने सुझाव कुछ रखेंगे तो सरकार तक पहुंचेगी। आपकी योग्यता का, आपका सामर्थ्य का, आपकी विद्वता का लाभ सरकार और जनता को मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि कैलकुलेशन से
आखिरी तक हम कुछ डिबेट को किसी दिशा में लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर साहब जो सर्वव्यापक की बात कर रहे हैं, उनको अपने विषय पर, जिस विषय को आप लेकर आपने डिबेट पर बैठाया, उस विषय में कुछ साझे सुझाव रखें जो सरकार के सामने जाएं, इनकी उपयोगिता और विद्वता का लाभ उठाए। हम सरकार को क्रिटिसाइज करके और जनता में पैनिक पैदा करके, भय पैदा करके वो फैक्ट्स ही रख रहे हैं शास्त्री जी। अपना कोई हित नहीं सिद्ध कर सकते। हमें दोनों बातों को साथ रखना पड़ेगा। हाँ। जनता में विश्वास पैदा भी करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा आप पैदा कर दीजिए, उपयोग भी करना पड़ेगा। आप जनता में विश्वास पैदा कर दीजिए। आप बता दीजिए कि डॉक्टर, एक सेकंड तंवर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है प्लीज। शास्त्री जी के बाद ही मैं ब्रेक पर चले जाऊंगी। आप बता दीजिए कि डॉक्टर राहुल भार्गव यहाँ जो फैक्ट्स बोल रहे हैं वो झूठ है। आप मेरे से कोर्ट का एफिडेविट न ले, जो बात मैंने कोर्ट का एफिडेविट नहीं मांगा। पहले तो आप सवाल का जो जवाब पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। कर रहे हैं आप, पता नहीं, आप मुझे भाषा मत सिखाइए सर। आप किसी को फ्रस्ट्रेट बता रहे हैं। कोर्ट का एफिडेविट किसने मांगा आपसे? आप एक भी फैक्ट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। सर पहले आप अपना लहजा सुधारें, आप लहजा सुधारिए। कोर्ट का एफिडेविट नहीं, और एक डॉक्टर मजदूर गरीब की परवाह क्यों नहीं कर सकता सर? क्या देश की जनता को, डॉक्टर साहब को कहीं सरकार के ये सुनना नहीं चाह रहे हैं? मैं आ जाऊंगी सर। एक काम कीजिए सर, एक ब्रेक लेती हूँ, आप पूरा वक्त लीजिए और डॉक्टर राहुल भार्गव जो फैक्ट्स गिना रहे हैं वो गलत है, आप साबित कर दीजिए। आप पूरा वक्त लीजिए सर, आप पूरा वक्त लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर मौका देना चाहिए सत्यव्रत शास्त्री को। बहुत ज्यादा फैक्ट्स गिना दिए डॉक्टर राहुल भार्गव ने, थोड़ा वक्त उनको चाहिए भी होगा। छोटा सा ब्रेक। महंगाई का रोना और कोरोना का तो रोना है ही। आइए एक बार फिर से बिना वक्त गंवाए ब्रेक के बाद पैनल के पास मैं जाती हूँ। डॉक्टर राहुल, आपसे शुरुआत कर देते हैं। इस बार आपको अपने सवालों का जवाब मिला क्या? आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया डिबेट को। देखिए शास्त्री जी, सिंपल सी बात यह है कि आप सत्ता पक्ष में हैं और हमारा काम है व्यवस्थाओं के प्रति सवाल पूछ के उसको और बेहतर बनाना। बेहतर तब बनेगी जब हम सवालों के जवाब दे पाएंगे और उसमें गलतियां ढूंढेंगे। देखिए, पब्लिक को ईज चाहिए। 75 साल की आजादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अस्पताल के लिए एम्बुलेंस पे घूमते रहें। जिस प्रकार से अभी व्यवस्था है, अब आप बात समझिए, गुरुग्राम और दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं और आज अगर हमारे बेड्स पूरे भर चुके हैं तो आप ये बताइए बाकी लोग कहां जाएंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैं बार बार आपसे टीकाकरण की बात इसलिए बोल रहा हूं, हमारी पॉपुलेशन एक्सेप्शनली बहुत हाई है। आपने अच्छा काम किया, हम मानते हैं, टीकाकरण स्टार्ट किया, बट टीकाकरण को बढ़ाना भी जरूरी है। अब आपको टीकाकरण खोल देना चाहिए। जैसे आप सत्ता के गलियारों में हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है, आपको 18 साल से लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए कि सब टीका लगवाए। देखिए डेटा क्या कह रहा है, 18 साल से लेकर 35 साल के लोगों को कोरोना हो रहा है क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं। जब वो बाहर घूमते हैं, वो घर में लेके जाते हैं अपने मां बाप के प्रति, कोरोना होता है, बेड्स भरते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत क्या थी? अगर आप अमेरिका का डेटा देखते हैं तो पहली बार 4 हफ्तों में मृत्यु दर और टोटल नंबर ऑफ केसेस कम आने लगे हैं। देखिए कम क्यों आए? वैक्सीनेशन हैज अकर्ड, वैक्सीनेशन ने काम किया। उनकी वैक्सीन 90% कामयाब है, जिसको अब अप्रूवल देगी भारत सरकार। हमारी वैक्सीन कितनी कामयाब है? 60 से 70। तो पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। जो हो गया वो तो बहुत अच्छा है, बट अभी भी आपको बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ऐसी इटली और न्यूयॉर्क जैसी हालत ना आ जाए। अगर आप इसको कहते हैं कि आप सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हमें बेहतर बनना है, हमें बेहतर नेशन बनना है। आप ये बात समझिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के आज 1100 मामले गुरुग्राम में आए। आप बताइए कितने लोगों को बेड की जरूरत पड़ेगी? फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है? अगर ये केसेस इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, हर बेड पे 10 दिन आदमी को भर्ती रहना पड़ता है, इसके हिसाब से आपके बेड्स कितने दिन में भर जाएंगे? आप ये सोचिए, कभी सोचा आपने? आप लोगों को यह आवश्यक है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की भाषा जो थी वो आज कहां है? क्यों नहीं हम उस पर एक्ट कर पा रहे? क्यों नहीं हम पीसीआर बढ़ा पा रहे? मैं पीसीआर की कहानी बताता हूं आपको। जिसको टेस्ट करना है उसको 48 घंटे तक ये नहीं पता होता मुझे कोरोना है कि नहीं। एक प्राइवेट लैब में 12,000 सैंपल पड़े हुए हैं, वहां के टेक्नीशियन थक चुके हैं। जब आप कहते हैं हमारे पास बेड की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, तो क्या आप उसमें बोलते हैं कि आपके पास नर्सेज और डॉक्टर की कोई कमी नहीं है? वो नर्सेज और वो डॉक्टर जो अपने पूरे होशोहवास में काम कर रहे हैं, नहीं शास्त्री जी, लोग थक चुके हैं, डॉक्टर भी थकते हैं, उनके पास कॉल आते हैं। इस बात को सोचिएगा। ठीक है तंवर साहब।
जल्दी जल्दी देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से अब तक की डिबेट रही और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय शास्त्री जी ने हर चीज को जुटलाने का प्रयास किया, मैं आपके चैनल के माध्यम में पूछना ये चाहता हूं, क्या रेमडेसिविर की कालाबाजारी इस देश में नहीं हुई? क्या ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधाएं सारे राज्यों को इन्होंने दे रखी है? क्या सारे राज्यों में जो वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए थी क्या वो है? क्या बेड जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बता रहे हैं क्या वो है? इसके अलावा पीएम केयर के नाम से जिस प्रकार से इस देश में धन अर्जित किया गया, इकट्ठा किया गया और उस पर कोई जवाबदेही नहीं है, क्या उस पर श्वेत पत्र लाएंगे? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का तो महंगाई के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका पुराना इतिहास है। आप 97-98 की बात याद करो अनामिका जी, जिस प्रकार से भाजपा का देखो खेल, खा गई घंटा पी गई तेल, ये वही लोग हैं, इनकी मानसिकता वही है। और आज जिस प्रकार से महंगाई के विषय में भी चीजों को हशप करने की किस प्रकार से इन्होंने धार्मिक जो आयोजन है उनसे महंगाई को जोड़ दिया। अरे महानुभाव, 8 वर्ष का डाटा है, 8 वर्ष में आप उच्चतम आज दर है। आपके झूठ बोलने से ये देश प्रदेश बहकावे में आने वाला नहीं है। सच्चाई पे आ जाओ, सच्चाई को स्वीकार करो और जो कमियां उनको ठीक करो, तभी ये देश और प्रदेश आगे उन्नति करेगा। योगेश ढींगरा, सबसे पहले राष्ट्रभक्ति है, राजनीति बाद में। हम में काबिलियत है, हिम्मत है, पर इस समय जो सत्ता में बैठे हैं वो ना कुछ सुनना चाहते हैं ना कहना चाहते हैं। वो सिर्फ आज अपनी प्रशंसा में ही खुश रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के चक्कर में पहले वैक्सीन का निर्यात करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने जब पुरजोर आवाज उठाई तो उसको बैन किया। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट करते रहे, उसकी शहर में पूरे देश में कालाबाजारी होती रही, शॉर्टेज रही। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है कोरोना के लिए। इनके पास कहने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन है। क्या ये बताएंगे पिछले 1 साल में इन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया? क्या जो डॉक्टर, कितने डॉक्टर की नई अपॉइंटमेंट हुई, कितने मेडिकल स्टाफ की पूरे प्रदेश में अपॉइंटमेंट की इन्होंने? जिन डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने कोरोना योद्धा बने उस समय, उनको इन्होंने 1 साल में क्या दिया? आज सच्चाई ये है, डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं, पर जिस भाव से पिछली बार वो समर्पित होकर कर रहे थे, वो समर्पण की कमी है। मैं उनका सम्मान करता हूं। वो दुखी है। यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती कि हमारे डॉक्टर हमारे धरती के भगवान में समर्पण की कमी है। आज भी हमारे ये कोरोना वॉरियर्स, कोरोना संक्रमित हमारे लिए हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए। हाँ, नहीं ये मत कहिए। वो हताश है आज। हाँ, आप ये कहिए कि उन्हें निराशा है, वो मैं एक पल को सुन लूंगी जिसका जवाब सरकार दे, लेकिन आप ये मत कहिए कि समर्पण का भाव नहीं है हमारे डॉक्टर्स में। नहीं, मेरी बात को अन्यथा ले गए आप। जिस समर्पण भाव से पिछले 1 साल में उन्होंने काम किया, आज भी वही है सर, आज भी वही समर्पण भाव है। प्लीज प्लीज ये मत दोहराइए, आप बात को आगे बढ़ा दीजिए। मैं समझ रही हूँ आपका वो भाव नहीं है, मैं समझ रही हूँ योगेश ढींगरा, सुनिए आपका वो भाव नहीं है, लेकिन आप कहे गए, बात आगे बढ़ाइए। चलो, वो समर्पित है, वो भगवान है, वो बचा रहे हैं। और जो इस समय वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम है, जो झूठे वायदे करता है, वो उससे बहुत ज्यादा दुखी है। हाँ, तो हम ये बोलते हैं 2 गज की दूरी हो, मास्क हो। चुनावों में किस तरह से हम करते हैं? देश का प्रधानमंत्री जो रोल मॉडल है पूरे देश के लिए, देश की जनता ने जिसको चुना, वो रैलियां जलसे करता है, वो मन से ऊंची आवाज में बोलते हैं कि देखो ये लाखों लोग मेरी जनसभा में। आज भी देश के गृह मंत्री ने रोड शो किया, उसको प्रचारित करते हैं। क्या ये बंदिशें आम आदमी के लिए हैं? आम आदमी को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी? जिसपे खाने की रोटी नहीं है उस पे तो आप अंकुश लगाते हैं। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने को? कितने डॉक्टर जिनकी मौत हुई उनको इन्होंने कंपनसेशन दिया? बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं किया। कितने आज जो गरीब आदमी है, जिसको आइसोलेट होना है, जिसके घर में व्यवस्था नहीं है, आइसोलेट सेंटर की व्यवस्था देख लीजिए। हरियाणा सरकार ने क्या की पूरे प्रदेश में, क्या उसका आज की क्या स्थिति है? बात ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी छवि बनाना चाहते हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से इनसे अनुरोध है, हम सब भारतवासी हैं, बाद में हम राजनीतिक दलों में आते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे राजनीतिक दल के रूप में भी। आप जनता के मेडिकल एक्सपर्ट के और जो भी लोग आपको सुझाव देते हैं उनको खुले मन से सुने, उस पर चिंतन करें, तो उसके बाद जनता के लिए सेवा भाव से, जिस जनता ने आपको चुना है, सेवा भाव से काम आकाश जिंदल जी आप हैं क्या सर फोन पर? आकाश जिंदल जी, चले संपर्क टूट गया। शास्त्री जी जवाब दे दीजिए। देखिए मैडम, मैं डॉक्टर भार्गव जी की इस बात से
कायल हूँ कि उनकी अपेक्षाएं भारत को अमेरिका के साथ जोड़ने की है जी। वास्तव में आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके तरफ बढ़ रहा है जी। और 1 साल के कार्यकाल के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाओं में इस देश ने जो कुछ प्राप्त किया है डॉक्टर्स के माध्यम से, इंजीनियर्स के माध्यम से, उसके लिए सारा देश नतमस्तक है। लेकिन मुझे आपके बार बार टोकने पर भी खेद व्यक्त न करना और डॉक्टर्स का समर्पण भाव पर प्रसन्न न करना, खड़ा करना, ये बहुत दुखदायी है। इसके लिए इनको खेद भी बोलना चाहिए और आपके आग्रह को इनको स्वीकार भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम इस बहस के लिए, किसी भी बहस के लिए टीवी चैनल पर जो डिबेट होती है सुझाव के लिए होती है। पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको राजनीति के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए, वो करते हैं, ठीक है। उसका जवाब हम उसी प्रकार से देंगे। नहीं, आप मुद्दा देते क्यों हैं शास्त्री जी? आप मुद्दा क्यों देते हैं? राजनीतिक लोग मुद्दा मत दो आप, और आज मुद्दे तो आप ही देते हैं ना। आप व्यवस्था ठीक रखें, मुद्दा दो मत ना। की है सिर्फ डॉक्टर्स में, वेंटिलेटर्स में, हॉस्पिटल्स के बेड्स की बात करें, उसमें कहीं ऐसा कोई डॉक्टर साहब के पास उदाहरण हो तो यदि मेरे संज्ञान में लेंगे, मैं अनिल विज जी से व्यक्तिगत बातचीत करके वहाँ हॉस्पिटल्स में सुविधाएं और व्यवस्थाएं को ठीक करने का हम उनको सुझाव रखेंगे। शास्त्री जी, आप एक बार गुरुग्राम की तरफ आइए और आप हालत देखिए गुरुग्राम। आप शास्त्री जी, आप शायद जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे। आप एक बार फोन तो लीजिए। आप बहुत आइडियल बात कर रहे हैं कि बैठ के हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, किस कॉस्ट पे, ये तो देखिए आपके पास कितने बेड्स हैं। मैं आपसे सवाल इस बात का पूछ रहा हूं कि अगर गुरुग्राम में 1100 लोग आते हैं और उनको 100 लोगों को आपको ऑक्सीजन के बेड की जरूरत पड़ती है। सरकारी अस्पताल एक ईएसआई है और दूसरा मीडियोर है जो कि सरकारी अस्पताल के लिए है। बाकी लोग कहां जाएंगे आप ये बताइए। गुरुग्राम में 100-150 बेड आपके पास है। मरीज तो हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर साहब, मरीजों का स्थान हॉस्पिटल ही होता है और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रही शास्त्री जी। तो सरकार, हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों के हालात बड़े खराब है। जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश के जब डॉक्टर साहब बता रहे हैं बेड नहीं है तो आप कह रहे हैं अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में बेड नहीं है। इतनी जोर से तो राहुल गांधी भी भाषण नहीं कर रहे। भाषण की बात नहीं है, ये इनेलो स्पोक्स पर्सन का सवाल है। ये इनेलो स्पोक्स पर्सन का सवाल है, राहुल गांधी से विषय नहीं है। मुझे मोदी जी से विषय नहीं है, मुझे इस भारत और प्रदेश की जनता से विषय है। गंभीरता से लेंगे, आप आम भाषा की तरह बोलेंगे, साधारण शास्त्री जी की आवाज। शास्त्री जी, आप तो ये बता, शास्त्री जी आप दोषारोपण कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आप लोगों की परेशानियां समझिए शास्त्री जी। लोगों ने आपको चूज किया है, यू आर द चोजन वन। आप राज्य कर रहे हैं, आप सत्ता में हैं। हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, गुहार नहीं लगाएंगे, हमसे होगा। आप उस पर क्रिटिसिज्म ले रहे हैं। अनिल विज साहब ने कहा कि हमारे पास ना ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना बेड्स की कमी है। अगर बेड्स वाले मुद्दे पर एक लाइन नहीं बोला उन्होंने, आगे भी बोला कि अगर बेड्स कम पड़ भी जाएंगे आगे चलकर, चूंकि पेंडेमिक बढ़ रही है, महामारी फैल रही है, पसर रही है, तो हम एक सिचुएशन में ऐसे स्टेज पर भी जाके खड़े होंगे जहां हमारे पास बेड नहीं होगा। अनिल विज साहब इस बात को स्वीकारते हुए अपनी बात रख चुके हैं कि तब हम धर्मशाला वगैरह में भी बेड लगाएंगे, वहां पर हम कोरोना सेंटर बनाएंगे। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए ना, फिर आप बताइए कि हम उस दिशा में भी काम करेंगे। आप बोलिए, आप मान ही नहीं रहे कि बेड कम है। जो स्वास्थ्य मंत्री मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे। आप अनावश्यक ये मानने वाले लोग नहीं। अनावश्यक आलोचना यहाँ करने कोई नहीं बैठा सर। प्लीज सर, ऐसी बातें मत कीजिए। अनामिका जी, मैं बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब दे दें। आखिर ये बताएं, इस देश की अर्थव्यवस्था को -23 पॉइंट पर ले जाने वाली सरकार कौन है? आखिर ये बताएं कि अर्थव्यवस्था को पिछले इस साल में किसने बचाया? निसंदेह किसान ने बचाया और किसानों के साथ अच्छी पॉइंट लेकर आए। रुकिए तंवर साहब, रुकिए। शास्त्री जी, अभी अब हम डिबेट के 48 मिनट में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कमांड वाइंड अप के लिए आ जाएगा। कोरोना पर हमने बात की, आपने एक भी मुद्दे को नहीं स्वीकार किया जो भी यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और शास्त्री ने जो कहा उनकी बात का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आपने क्या कहा शुरुआत में कि ये बहुत स्वाभाविक महंगाई है, हर साल होती है रमजान और नवरात्र के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है और ये बहुत अपने आप ही एक स्वाभाविक सी घट जाने वाली महंगाई है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है सर?
वी शेप इकोनॉमी की आप लोग बात कर रहे थे, बहुत तेजी के साथ ऊपर उठेंगे, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, आप कैसे भी बात को घुमाएंगे उत्तर तो वही मिलेगा। बीमार का उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर तो वही मिलेगा कि उत्तर नहीं मिलेगा शास्त्री जी। हॉस्पिटल में बीमार जाएंगे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बेड्स होंगे, नहीं होंगे तो फिर स्टेडियम है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं शास्त्री जी मरीजों के महंगाई, कोरोना और अर्थव्यवस्था को भी आपने बीमार कर दिया है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सबसे पहली बात शास्त्री जी, और इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया है, और देश का किसान है, और देश के किसान को बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार से कृषि से संबंधित बिल है वो भी चोर दरवाजे से कोविड काल में अध्यादेश के रूप में। किसान पे मत जाइए, किसान पे नहीं। डॉक्टर ना हो, हाँ कांग्रेस की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स का समर्पण है उसके प्रति वो प्रशंसन लगा सकते हैं। वो सर आप सवाल का जवाब सवाल से कैसे दे सकते हैं? आप भी आपने उसी सवाल के जवाब। शास्त्री जी आप विपक्ष में हैं क्या? शास्त्री जी आप विपक्ष में हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? शास्त्री जी सत्ता आप कैसी बात ये तो बताइए। क्या कोरोना जैसे मुद्दे पर भी राजनीति से ऊपर उठ के बात नहीं की जा सकती है? जगह नहीं होगी जहाँ उसको बेड के स्थान पर उसको धक्का मिले। हरियाणा, अरे शास्त्री जी ऐसा हो रहा है, ये सच्चाई है। शास्त्री जी भाषण नहीं, सच्चाई बात है, समाधान दीजिए, समाधान दीजिए सत्यव्रत शास्त्री, समाधान दीजिए। जो कोरोना सत्यव्रत शास्त्री समाधान दीजिए प्लीज। मुझे भाषण नहीं सुनना डॉक्टर राहुल, भाषण नहीं सुनना। शास्त्री जी आप समाधान दीजिए प्लीज, समाधान दीजिए। आप सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं, कमाल बात है। सत्तासीन आप लोग हैं, सवाल क्या हम कांग्रेस से पूछेंगे, इनेलो से सवाल पूछेंगे क्या? इन्हें संभालनी है व्यवस्था, सिस्टम इनके हाथ में है। कैसी बात कर रहे हैं आप शास्त्री जी? सब लोग यहाँ फ्रस्ट्रेशन अपना उतारने के लिए बैठे हैं क्या? कमाल बात कर रहे हैं आप, कमाल बात कर रहे हैं आप। उतना ही आपको जो सुझाव दिए जा रहे हैं सर आप भूल गए क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? आप सबका साथ क्या लेंगे? आप तो पहले ही तमतमा जा रहे हैं, आप पहले ही तमतमा जा रहे हैं। आप क्या सबका साथ लेंगे? डॉक्टर राहुल फाइनल कमेंट। शास्त्री जी, डॉक्टर राहुल फाइनल कमेंट। नंबर्स पे लगाम डालिए, किसी भी तरीके से नंबर्स को नीचे लाइए, नहीं तो हेल्थ व्यवस्था चरमरा जाएगी। वैक्सीनेशन की गति जो है उसको तेज करिए, जितना आप अगर 1000 करिए तो 2 लाख करिए, 1 लाख करिए तो 2 लाख करिए। उसी प्रकार से हम कोरोना को हरा पाएंगे। ठीक है योगेश जी फाइनल कमेंट। सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हाँ। पूरा देश की जनता आपके साथ है, आप सत्ता में है, अब सत्ता के धर्म को राष्ट्र धर्म को न अपनाइए। जो दवाइयों की शॉर्टेज है वो कीजिए, इमरजेंसी में जाके डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ की जरूरत है उसकी व्यवस्था कीजिए। आइसोलेटेड सेंटर में व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। बेड की शॉर्टेज है, सच्चाई का सामना कीजिए, सुझावों को सुनिए और उस पर तुरंत अमल करके जनता को राहत पहुंचाइए। तंवर साहब फाइनल कमेंट। अनामिका जी, मेरा विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अपनी सरकार के संज्ञान में लाए। एक तो जो इन्होंने बहुत महंगाई जो डीजल पे भी से आया है, जो आज सबसे ज्यादा महंगाई, उसको कंट्रोल करें। और जिस प्रकार से कालाबाजारी है, वैक्सीनेशन की जो धीमी रफ्तार है और दूसरी जितनी भी मेडिकल की अव्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार है और उनको दुरुस्त करें, यही आज वक्त की मांग है। ठीक है, आकाश जिंदल है क्या फोन पे? नहीं है, तो हमारे पास फाइनल कमेंट के लिए आप केवल सत्यव्रत शास्त्री बचते हैं। सर एक सवाल मैंने पूछा था, उसका जवाब पहले देख लेते हैं कि आवाम ने क्या जवाब भेजा है, फिर आती हूं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। सवाल जवाब दिखाइए। ये रहा सवाल था कि कोरोना और महंगाई के डबल अटैक से लड़ने में क्या सरकार पूरी तरह फेल है? हरियाणा की आवाम को यस और नो में अपना जवाब भेजना था। 92% जनता ये कह रही है कि हाँ, कोरोना और महंगाई के डबल अटैक से लड़ने में सरकार पूरी तरह फेल है। केवल 8% कह रहे हैं नहीं। सत्यव्रत शास्त्री फाइनल कमेंट भेजेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिएंगी और जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर चाहिएगा उसके लिए सरकार पूरी तरह अपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसी आश्वासन और विश्वास के साथ हम रोज मिलेंगे और रोज इस स्थिति को पार करने के लिए जो संभव होगा हम करेंगे। आपके सुझाव
सादर आमंत्रित हैं। सिर्फ झुकाकर स्वीकार करके, डॉक्टर्स के अंदर विश्वास पैदा करके, चलिए बहुत शुक्रिया, विश्वास पैदा करके कोरोना को पार करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चले, तो महंगाई का रोना है और अभी आपने देखा कि पूरे डिबेट के दरमियान स्वीकार्यता कहीं पर भी नहीं थी कि हाँ हम कहीं पानी कम है। कोशिशों को लेकर भी कुछ खास बात नहीं हुई, लेकिन जाते जाते शास्त्री जी ने यह भरोसा हमें जरूर दिया है कि हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है कोरोना से बचने के लिए। और हाँ, ऑप्शन यह है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और कोरोना से तय मानकों को फॉलो करें, उसकी पालना करें। नमस्कार।